नमस्कार साथियों, समसामयिकी मुद्दों पर आधारित प्रश्नावली श्रृंखला में मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ऑप्शन है जयंत सिन्हा, अधीर रंजन चौधरी, रामकृपाल यादव, सत्यपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वह पिछले पीएसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उन्हें फिर से बनाया गया है, अर्थात पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। समिति के कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लोक लेखा समिति जो है, इसका काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है और जांच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात टैग के पास रिपोर्ट जाती है इसकी। और लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सिफारिशें होती हैं जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। और सरकार संसद में कार्रवाई नोट्स भी रखती है कार्रवाई के। और इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीयों ने टीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें ऑप्शन ए नंबर सही है, अर्थात दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। मुख्तार खान, यासीन, डार और चन्नी आनंद ये तीनों पत्रकार न्यूज एजेंसी एप्रिसिएटेड प्रेस के हैं। और यहाँ से अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि यह अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है, इन तीनों को। और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति रही। ऐसे हालत में कश्मीर के 3 फोटोग्राफर ने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया। आनंद जम्मू में रहते हैं और यासीन और मुख्तार श्रीनगर के निवासी हैं। चन्नू आनंद वो 20 सालों से एपी के साथ काम कर रहे हैं, एपी के साथ। और क्या है पुलित्जर पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1917 में की गई थी, यह एक अमेरिका का पुरस्कार है, जो कि हर 21 श्रेणियों में जैसे समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया और इसकी कीमत 10,000 गुना तक कर दी? ऑप्शन है ब्राजील, सऊदी अरब, कतर, ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की मुद्रा रियाल थी, जो अब तोमान कर दी गई है। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। 10,000 रियाल के बराबर तोमान होगा, मतलब अपनी मुद्रा से 4 शून्य हटा दिया है ईरान ने। अमेरिकी प्रतिबंध के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रियाल की यह हालत इतनी खराब हो गई है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,56,000 रियाल तक पहुंच गई है। और यहाँ से बात कर लेते हैं, महंगाई की वजह से हिंसक प्रदर्शन से परेशान हुआ है ईरान। ईरानी मुद्रा में कमजोरी और बड़ी महंगाई के चलते 2017 से अब तक हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। 4 मई को ईरान की संसद में पेश किए विधेयक को मंजूरी मिली, जिसमें ईरानी करेंसी से 4 शून्य हटाए गए हैं। इस प्रस्ताव को अब देश के धार्मिक शीर्ष नेता अयातुल्ला खामेनेई की अध्यक्षता समिति ने पेश किया। क्यों गिरा रियाल, इसकी बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज वेबसाइट के मुताबिक ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 1,56,000 के स्तर पर काम कर रही है। ईरान में 4 शून्य हटाने को लेकर 2008 से चर्चा चल रही थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2015 में हुई न्यूक्लियर डील से हटाने का फैसला लिया था। इसके बाद अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए थे, जिससे ईरान की मुद्रा में 60% तक गिरावट आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया था
जब अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर मिसाइल दागकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से देश के मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? ऑप्शन है इटली, स्पेन, रूस, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। कोरोना की वजह से मौत का ट्रेंड अलग अलग देशों में बदल रहा है। 6 मई की सुबह तक के आंकड़े के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा अमेरिका में 72,000 लोगों की जान चली गई है। 2 दिन पहले तक मौत के मामले में इटली दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन अब यहाँ तीसरे स्थान पर चला गया है और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन आ गया है। यहाँ पर 6 मई की सुबह तक 29,427 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इटली में मौत का आंकड़ा 29,315 है। चौथे स्थान पर स्पेन है जहां 25,613 लोगों की मौत हो चुकी है। 5वें पर फ्रांस है जहां 25,531 लोग मारे जा चुके हैं। भारत की बात करें तो मौत के मामले में ये दुनिया में 17वें स्थान पर रहा है और यहाँ कोरोना के टोटल केस 50,000 के करीब है और मौत का आंकड़ा लगभग 1700 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लॉकडाउन के बीच राज्यों के लिए शराब की बिक्री क्यों जरूरी है? इस मुद्दे पर एक बात कर लेते हैं अपन। तो फिर आखिर क्यों राज्य सरकार ने शराब की बिक्री के लिए छटपटाहट दिखाई है? दिल्ली के अलावा कई राज्यों ने शराब पर टैक्स बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान तो लोग घरों में रहे, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे फेज में जैसे ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिली, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के रूल तार हो गए। इसकी इंटरनेशनल न्यूज भी चल रही है पूरी दुनिया में कि भारत में किस तरह के शराब के लिए लोग भीड़ की तरह उमड़े हुए हैं। राज्यों को कैसे मिलता है टैक्स कलेक्शन, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल लॉकडाउन ने राज्यों के बजट पर बहुत असर डाला है। 4 तरीके से टैक्स मिलता है टोटल। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-20 में राज्यों को जीएसटी से 43.5% रेवेन्यू आया, जबकि सेल टैक्स से पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 23.5% आया है और एक्साइज टैक्स जो कि शराब, फ्यूल और टोबैको से आता है वो 12.5% आया है और प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन से 11.5% रेवेन्यू मिला। हालांकि गुजरात और बिहार एक्सेप्शन है जहां पर शराब प्रतिबंधित है। लॉकडाउन के असर क्या है? लॉकडाउन की वजह से न कार बिका न ज्यादातर उपभोक्ता संबंधित सामान बिकी, जिससे जीएसटी मिलता। ऐसे में पिछले 40 से 42 दिनों में सरकार के टैक्स कलेक्शन में 80 से 90% की गिरावट आई। लॉकडाउन में लोग राज्य की तरफ देख रहे हैं कि वो वेलफेयर स्कीम चलाएं, लेकिन राज्यों के पास पैसे नहीं है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य कह चुके हैं कि अगर पूर्ण लॉकडाउन रहा तो उनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। ये कह चुके हैं राज्य। देश के 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में एक्साइज टैक्स से लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए मिले थे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने टैक्स वसूला था 31,517 करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर कर्नाटक ने, जिसे एक्साइज टैक्स के रूप में 20,950 करोड़ रुपए मिले थे। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जिससे 14,477 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर तेलंगाना है। ऐसे में राज्यों को लगता है कि स्टेट को फाइनेंशियली चलाए रखने के लिए एक्साइज टैक्स ही बचा है। जब तक रेवेन्यू का दूसरा जरिया नहीं ढूंढा जाता तब तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। साइंस जर्नल लासेंट की रिपोर्ट थी कि 2010 से 2017 के बीच 38% बढ़ा है। लिंकर का कंजप्शन बढ़ा है। 5.7 करोड़ लोग हैं जिनको लत लगी है शराब की। WHO की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में 2,60,000 लोग शराब की वजह से मरते हैं। ऐसे में यही लगता है कि मतलब जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे कई गुना लोग शराब पीकर मर जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की रूल टूटने से कोरोना के कम्युनिटी इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 मई, 4 मई, 3 मई, 2 मई। तो इसका राइट आंसर है 5 मई। हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है ये जो विश्व अस्थमा दिवस है, जो कि 5 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और जो वर्तमान में जो इस बार जो 2020 का जो आयोजित हुआ था उसकी जो थीम थी वो इनफ अस्थमा डेड थी। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा अर्थात GINA द्वारा किया जाता है और जो इसकी अस्थमा डे की शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी। अस्थमा क्या है?
अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी, घबराहट और छाती में जकड़न होना शामिल है। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, हालांकि लक्षणों को नियंत्रित करने से दमा से पीड़ित लोगों को पूरा जीवन जीने में सक्षम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 5 मई, 6 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मई। यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया था 5 मई को मनाने के लिए। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने के में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इस अभियान की जो थीम थी इस बार वो सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स थी। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है जो आपको कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ डे अर्थात इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मई, 4 मई, 3 मई, 2 मई। तो इसका भी राइट आंसर है 5 मई। मिडवाइफ मतलब नर्स, आया, दाई आदि कुछ शब्द यूज कर सकते हैं इनके स्थान पर। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ डे के रूप में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा, विनीस विलियमसन, रोहन बोपन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। 30 अप्रैल 2020 को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा बनी है। हर्ट पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला प्रशंसकों की ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर होगा जो 1 मई से 8 मई तक चलेगी। यह फेड कप हर्ट पुरस्कार का 11वां सत्र है। सानिया ने हाल में 4 साल बाद फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की थी। दर्शकों के बीच अपने 18 महीने के बेटे इजहान की मौजूदगी में सानिया ने भारत को पहली बार फेड कप के प्ले ऑफ में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सानिया को एशिया ओशियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहरो के साथ नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर जीत की याद में किस देश के शासक को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ईरान, उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की तरफ से उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 की जीत की याद में मेडल से नवाजा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मैत्सेगोरा ने 5 अप्रैल को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन ग्योन को यह पदक दिया। जर्मनी की जीत की याद की यह 75वीं सालगिरह में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। यह पदक उनके देश में जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों की यादों को सुरक्षित करने के लिए दिया गया है। तो आज के सभी करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। इसी प्रकार करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल शिवाजी स्टडी पॉइंटर से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Like and share. Subscribe to my channel.